हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो 105 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट कौन बन गई हैं, इनके बारे में जानेंगे डिटेल में। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई है 2022 की किस देश में, मैप के थ्रू बताएंगे। चीन को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बन गया है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है। वीपीएन प्रोवाइडर्स को यूजर का रिकॉर्ड कितने वक्त तक रखना होगा नए नियम के मुताबिक। ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। इसके अलावा कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन, 105 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट कौन बन गई हैं। आंसर होगा रामबाई। ओके, और इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं कि देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। ओके, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 105 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी ये उपलब्धि होती है। और फोटोग्राफ ये रहा। तो इन्होंने कहाँ पर ये मेडल जीते, तो गुजरात के वडोदरा में आयोजित हुआ था नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मास्टर्स का मतलब ये हुआ कि उम्र दराज लोगों का ये गेम्स है। ओके, तो 2 गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। किस किस कैटेगरी में, तो 100 मीटर और 200 मीटर रन में, दौड़ में। ओके, और ये दोनों कैटेगरी जो थी जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए थी। और उसमें एकमात्र यही खिलाड़ी थी जो दौड़ रही थी शानदार ढंग से। ओके, 100 मीटर की रेस इन्होंने 45.4 सेकंड में पूरी की और 200 मीटर की रेस 1 मिनट 52.17 सेकंड में पूरी की। और आपको बताऊं कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, मान कौर का रिकॉर्ड तोड़ा। 101 साल की उम्र में 2017 में मान कौर ने 100 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और सबसे ज़्यादा उम्र की भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी थी। लेकिन अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है रामबाई ने। इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ की रहने वाली हैं ये, हरियाणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग यानी CHOGM 2022 कहाँ पर आयोजित की गई, किस देश में। आंसर होगा रवांडा। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इसमें इंडिया की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ओके, द हिंदू में न्यूज़ देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है। रवांडा में कहाँ पर आयोजित किया गया, किगाली में। कब से कब तक, 20 से 25 जून को। ओके, और थीम क्या थी इस बार की, थीम थी डिलीवरी अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेशन ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, और ये 26वीं कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी। ठीक है, और इसमें ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, हेड्स ऑफ जो नेशंस थे उन सबके फोटोग्राफ हैं। और उसमें ब्रिटेन की ओर से 2 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। नेतृत्व तो इन्होंने किया प्रिंस चार्ल्स ने। ओके, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी थे। ओके, और इस फोटोग्राफ में भारत के विदेश मंत्री कहाँ पर हैं, यहाँ पर ये रहे भारत के विदेश मंत्री। ओके, तो अब देख लेते हैं रवांडा को मैप के थ्रू। कहाँ पर है ये रवांडा, अफ्रीकी देश है। तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं, और ये रहा प्यारा भारत। और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर। और यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं ये रवांडा। ओके, और जूम करते हैं, ये रहा। और इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, तो एक छोटा सा बुरुंडी है, युगांडा है, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, और तंजानिया है। लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। लैंड लॉक्ड का मतलब हुआ कि इसकी जो सीमा है वो ज़मीन से ही जुड़ी हुई है, समुद्र से नहीं जुड़ी है। और इसको व्यापार करने के लिए या तो एयर से जाना होता है या फिर किसी दूसरे देश से, जैसे तंजानिया हो गया और इधर केनिया हो गया, उस रास्ते से होकर उसे अपना सामान समुद्र की ओर भेजना होता है। ओके, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। और वहीं पर ये जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति कौन है रवांडा के, पाउल कागमे। मुद्रा क्या है, रवांडन फ्रैंक। आबादी क्या है, मात्र 1.29 करोड़। ओके, तो रवांडा ने पहली बार
CHOGM की मेज़बानी की है। और आपको बताऊं कि ये ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा है, फिर भी इसने रवांडा ने 2009 में कॉमनवेल्थ में शामिल होने का फैसला किया था। तो 2009 में वो शामिल हुआ था कॉमनवेल्थ के संगठन में, कॉमनवेल्थ में। तो ये कॉमनवेल्थ की एक समिट हुई और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये समिट रही है। कॉमनवेल्थ के बारे में बताऊं आपको, राष्ट्रमंडल हिंदी में कहते हैं इसको, 54 मेंबर हैं, ओके। और अधिकतर ऐसे देश हैं जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, ओके। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने शासन किया हुआ, और इन सब देशों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा के लिए समझौते पर सिग्नेचर किए हुए हैं, ओके। तो अब कॉमनवेल्थ के इतिहास को भी देख लेते हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इतिहास के पूछ दिए जाते हैं कई बार, और कॉमनवेल्थ का ये समिट हुआ है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। देखिए, कॉमनवेल्थ की स्थापना वैसे तो 1931 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। आपको पता होगा कि दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से में ब्रिटेन का कब्जा था, वो सब देश कॉलोनियाँ कहलाती थी ब्रिटेन की। और 1867 में ऐसा हुआ कि कनाडा ने क्वीन विक्टोरिया से कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, और ब्रिटेन ये सोचा और महारानी विक्टोरिया ने सोचा कि कंट्रोल बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। तो उसने ऑफ़र दिया कि ठीक है, हम आपको कुछ हद तक आज़ादी दे रहे हैं। तो कनाडा को डोमिनियन देश का दर्जा दे दिया था, ओके। कब की बात है? 1867 की बात है। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि कनाडा का स्वशासन, लेकिन ब्रिटेन जो है कनाडा की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा था वो। कुछ साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे जो ब्रिटिश कॉलोनियाँ थी, उन सबको डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना चरम पे आ गई थी, और इसके चलते 1926 में ब्रिटेन और डोमिनियन देश इस बात पर सहमत हुए कि दोनों के अधिकार समान होंगे। मतलब जो डोमिनियन देश हैं वो अपना कानून बना सकते हैं, वहाँ अपना शासन कर सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ द नेशन जो होगा वो ब्रिटेन की महारानी होगी। तो 1931 में ऑफिशियली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। इसकी घोषणा हुई 1931 में, ओके। और 2022 में अभी कॉमनवेल्थ के 54 मेंबर हैं, ठीक है। हालांकि उसके बाद से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, कई सारे देशों ने डोमिनियन का दर्जा ख़त्म किया, मतलब कि महारानी को हेड ऑफ द नेशन का दर्जा ख़त्म किया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत का कॉमनवेल्थ को लेकर क्या रुख रहा है। देखिए, भारत तो कॉमनवेल्थ की वार्ताओं में मौजूद रहा, लेकिन भारत का यह जोर रहता था कि हमें पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और 1949 में जब भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था आज़ादी के बाद, उस वक्त के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ कॉमनवेल्थ में शामिल हुए थे। उन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल करने के लिए एक शर्त रखी थी कि भारत महारानी के प्रति यानी क्वीन के प्रति निष्ठा के शपथ नहीं लेगा, और इस प्रस्ताव को मान लिया गया। इसके बाद अगले साल ही उसके यानी कब 1950 में, ओके, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब कॉमनवेल्थ में शामिल हुए उसी शर्त के साथ। तो मुझे लगता है कॉमनवेल्थ के बारे में जो वो बेसिक जानकारी है वो आपको पता चल गई होगी, और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा लंबा हुआ ये, लेकिन ज़रूरी था आपके लिए जानना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन को पछाड़ते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन रहा? यहाँ ट्रेड पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जिससे हम आयात और निर्यात दोनों को मिलाकर अगर हम काउंट करेंगे तो किससे हमने सबसे ज़्यादा इस तरह का बिजनेस किया है? तो आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, यूएस सरप्राइजेज चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY22, ओके। तो वित्त वर्ष 2021-22 में शानदार ये बिजनेस रहा है अमेरिका के साथ इंडिया का। ये आंकड़ा किसने जारी किया है? तो ये आंकड़ा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है, ओके। और मंत्री कौन है उसके? तो पीयूष गोयल, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं कि टॉप जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं, भारत के जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो नंबर 1 अमेरिका है, उसके साथ कितना व्यापार हुआ है, तो 119.42 बिलियन डॉलर का। दूसरे स्थान पर चीन है, पहले ये फर्स्ट स्थान पर हुआ करता था लेकिन अब सेकंड स्थान पर आ गया है। और उसके साथ क्या व्यापार है, कितना का, तो 115.42 बिलियन डॉलर का। तीसरे पे यूएई है, फोर्थ पे सऊदी अरब है और फिफ्थ पे इराक है, जिससे हम व्यापार करते हैं सबसे ज़्यादा। ओके, तो टॉप 5 ये रहे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इन देशों के साथ कितना आयात और कितना निर्यात हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट, अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा किस देश को किया, तो वो अमेरिका को किया है। ओके, और अगर अमेरिका का इंपोर्ट देखेंगे यहाँ पर है, तो वो कम किया, मतलब कि हम सरप्लस में हैं अमेरिका के साथ व्यापार करने में। समझ रहे हैं बात। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो सेकंड स्थान पर है चाइना, तो हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, अंतर देख रहे हैं आप। और थर्ड जो पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो वहाँ भी हमारा जो ट्रेड है वो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम ऑयल और गैस वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं उससे, और एक्सपोर्ट हम कम ही कर रहे हैं। ओके, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति है। अमेरिका और इंडिया के बीच में व्यापारिक रिश्ते भी और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। अब सवाल ये है कि भारत अमेरिका को क्या क्या निर्यात करता है, और हम निर्यात में इतना ज़्यादा आगे हैं, यानी हम फ़ायदे में हैं और अमेरिका नुकसान में है हमसे व्यापार में। ओके, तो यहाँ सवाल होगा कि भारत अमेरिका को क्या क्या निर्यात करता है। तो पेट्रोलियम, पॉलिश्ड हीरे हैं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं, आभूषण है, झींगा है। और भारत अमेरिका से क्या आयात करता है, तो कच्चा हीरा, जिसको पॉलिश करके और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, दूसरा नेचुरल गैस, सोना, कोयला, बादाम, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ हद तक हम पेट्रोलियम पदार्थ भी, या क्या कच्चा तेल भी, हमने काफ़ी कुछ वहाँ से भी आयात किया, और यहाँ से रिफाइन करके भी हमने अमेरिका को भेजा है, ये भी किया है। ओके, और द हिंदू का ये कहना है कि आने वाले वर्षों में भी अमेरिका के साथ व्यापार का सिलसिला और बेहतर होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध और मजबूत हुए हैं। ओके, और भारत की कोशिश है कि चीन से निर्भरता जो है वो कम हो। और जब इंडिया और अमेरिका के ट्रेड पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात का जिक्र करना ज़रूरी है। IPEF क्या है ये? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अभी हाल ही में इंडिया इसमें शामिल हुआ है, इस ट्रेड जो ग्रुप है उसमें। ओके, और आपको बताऊं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो चीन से निर्भरता कम करना है। ठीक है, इसमें शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? आंसर होगा राजेश गेरा। ओके, वो वैज्ञानिक हैं और 31 साल से NIC से जुड़े हुए हैं। NIC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसी के तहत ये NIC है। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों के जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मामले हैं उसके समाधान के उद्देश्य से किया गया था। तो जितने भी आप nic.in वाली जो वेबसाइट देखते हैं गवर्नमेंट की, या gov.in वाली जो वेबसाइट देखते हैं इंडिया की, तो उन सब को टैकल करने का काम NIC करता है। ओके, और इंडिया के जो गवर्नमेंट के सर्वर हैं वो सब भी संभालने का काम NIC ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इस साल का टोटल अब तक का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो PDF आपको मिलेगा 1 ईयर के मेंबरशिप के थ्रू। इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, पूरे साल का, और पिछले सालों के भी PDF मिल जाते हैं। 2 तरह के PDF होते हैं, एक पूरे नोट्स डिटेल के साथ, और एक होता है 1 लाइनर। ओके, केवल क्वेश्चन आंसर। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है, एवरी संडे को, पिछले संडे को भी आयोजित किया गया है करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट। इसके अलावा एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। उसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम सब्जेक्ट से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपके प्रिपरेशन की जांच हो सके। ओके, सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए। और 40% डिस्काउंट है, बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, बहुत काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया? आंसर होगा पीयूष गोयल। ओके, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो उन्होंने उद्घाटन किया। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो वहीं पर जून 2022 में अभी हाल ही में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ओके, यूरोपीय लोगों के बीच में आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आम के मार्केट को और बेहतर करने के उद्देश्य से ये मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दुनिया में आम का एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत है। अब देख लेते हैं बेल्जियम कहाँ पर है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर मैंगो फेस्टिवल हुआ है। तो ये रहा प्यारा भारत। और अब चलते हैं यूरोपीय देशों की ओर, और यूरोपीय देश में यहाँ पर ये है बेल्जियम। ओके, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो एक तरफ तो समुद्र के उस पार हो गया यूनाइटेड किंगडम, दूसरी तरफ इधर है नीदरलैंड, इधर फ्रांस है, जर्मनी है। ओके, और ये छोटा सा देश लग्जमबर्ग भी है पड़ोसी देश। तो ये रहा बेल्जियम। ओके, यूरोप का देश है, राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और यहाँ मोनार्की भी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो सम्राट कौन है? फिलिप हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलेक्जेंडर डी क्रू। और मुद्रा क्या चलती है? यूरो चलती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर होगा नैनीताल, यानी उत्तराखंड में। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, कुछ वक्त पहले का है, लेकिन ये कंटेंट रह गया था तो मैंने इसको भी शामिल किया है। इसका नाम क्या है इस लिक्विड मिरर का? तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT कहेंगे इसको। और ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज देवस्थली, वहाँ पर ये स्थापित है। और आप देख रहे हैं इंडिया गेट फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। और इस टेलीस्कोप को कनाडा, बेल्जियम और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। और अभी तक यानी जून तक अगर हम कहेंगे तो दुनिया का इकलौता ऑपरेशनल ये टेलीस्कोप है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो दुनिया में है तो ऑपरेशनल इकलौता है। और जल्द ही अलग अलग देशों में इस तरह के मिरर आ जाएंगे। मिरर जो है वो ख़ास तौर पर कैसा है? तो इस तरह का आप देख रहे हैं, जो चमकीला सा थोड़ा दिख रहा होगा आपको। क्या है इसमें? पारा रखा हुआ है, 50 लीटर पारा है उसके सेंटर में नीचे। वजन लगभग 700 किलोग्राम है। और ये टेलीस्कोप पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, कई तरह के टेलीस्कोप आ रहे हैं। तो अंतरिक्ष, क्या उद्देश्य है इसका? तो अंतरिक्ष के स्रोतों की पहचान करना, दुनिया में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, उन सब के बारे में। स्पेस डिब्री यानी अंतरिक्ष का जो कचरा है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्टेरॉयड है, उन सब की पहचान करेगा ये। ओके, और 5 साल तक जो डेटा है उससे 5 साल तक फोटोमेट्रिक सर्वे भी किया जा सकेगा इसके जरिए। ठीक है, तो इसमें पहली तस्वीर भी ली थी कुछ वक्त पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार VPN प्रोवाइडर्स को यूज़र का रिकॉर्ड कितने वक्त तक रखना पड़ेगा? आंसर का 5 साल तक। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर तो हिंदू ने काफ़ी बढ़िया से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। ये गाइडलाइन किसने जारी की है? केंद्रीय जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसी का इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिस है, उसी ने जारी किया। ओके, और ये गाइडलाइन 30 जून को लागू हो रही है। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका काम क्या होता है? ये सुनिश्चित करना होता है कि आपकी प्राइवेसी रहे। VPN मूलतः इंटरनेट, जैसे इंटरनेट तो पब्लिक नेटवर्क है, तो अगर उसका उपयोग करते हैं आप, VPN का यूज़ कर लेते हैं, तो आप सिक्योर कनेक्शन आपको मिल जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आपको आपकी जो ऑनलाइन आईडी है उसको छिपा देता है VPN। और इससे थर्ड पार्टी के लिए आपके डेटा को ट्रैक करना, चोरी करना, कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। VPN का उपयोग ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं,
जासूस हैं और जो आईटी से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं वो सब करते हैं। और ख़ास बात यही है कि आप किसी की नज़र में आए बिना ही अपना काम कर सकते हैं, और ये प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि बताना, तो इसे कॉरपोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस डेटा का यूज़ करती है कि आपने क्या क्या काम किया है, ओके, तो उससे पैसे बनाती है तमाम कॉरपोरेट कंपनियां, तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, हैकर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, और गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि आपने क्या क्या देखा है। और सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि हर व्यक्ति कौन क्या कर रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। तो सवाल है कि केंद्र सरकार ने वीपीएन प्रोवाइडर्स को कौन कौन सी जानकारी रखने को कहा, यूज़र्स की जानकारी अगले 5 साल तक के लिए। तो वो आप देखिए, यूज़र का ईमेल आईडी होना रहना चाहिए, आईपी एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन जानकारी, सर्विसेज क्या इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग का पैटर्न क्या है, और कुछ अन्य जानकारियाँ भी। तो इतनी जानकारी जिस चीज़ को छिपाने के लिए ये वीपीएन का यूज़ कर रहे थे, अब वही सारी जानकारी गवर्नमेंट को चाहिए, और 5 साल तक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए वीपीएन प्रोवाइडर्स के पास आपका। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वीपीएन का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन सरकार को पहुंच जाएगी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, सरकार का क्या कहना है। सरकार का ये कहना है कि अगर डेटा ये सौंपा नहीं जाता है, हम जब भी मांगेंगे, तो जो भी वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, कंपनी है, संस्था है, उन सब को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सवाल है कि सरकार ने ये नियम क्यों जारी किए हैं। तो देश में साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये जो आदेश जारी किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, उसके मंत्री कौन हैं, अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने जून 2022 में VLSRSAM, ये मिसाइल का नाम है, तो इसका परीक्षण किया। तो इसे कहाँ से दागा जा सकता है, किन जगहों से या किस जगह से। आंसर का युद्धपोत से, वॉरशिप से। ओके, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, फुल फॉर्म इसका यही है। क्या है फुल फॉर्म इसका? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका तीसरा परीक्षण किया है अभी हाल ही में, जून यानी 24 जून को। ओके, कहाँ पर किया गया है परीक्षण? तो ओडिशा के चांदीपुर के तट पर, ठीक है। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत के से इसका परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और अस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित है ये। और ये समुद्र में कोई टारगेट है या कोई भी हवाई खतरा आ रहा है तो उसको बेअसर करने की इसमें क्षमता है। 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है जो नुकसान पहुंचा सकता है 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो उसको हवा में ही हमला करके ये नष्ट कर सकता है। ओके, तो डीआरडीओ ने ये शानदार मिसाइल बनाई है और 2022 में ही अब उम्मीद ये है कि ये इंडियन नेवी में युद्धपोतों पर तैनात हो जाएगा। तो अभी तीसरा ट्रायल, सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इंडियन नेवी के वारशिप पर से इसका परीक्षण हुआ है। तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वित्तीय संगठन ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? लोन ले रहा है, इंडियन रेलवे ले रहा है। आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अगर हम इसको मिलियन में करेंगे तो ये होगा 245 मिलियन डॉलर। ओके, और अगर आप इसको करोड़ डॉलर में कहेंगे तो 24.5 करोड़ डॉलर होगा। ये लोन 22 साल के अवधि के लिए लिया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जो माल और यात्री दोनों का परिवहन अधिक कुशलता से हो सके और जो कार्बन उत्सर्जन है वो हम कम कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के
किन जिलों में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू करती है? आंसर होगा समस्तीपुर और बक्सर। ओके, इस महीने की शुरुआत में ये न्यूज़ आई थी। ओके, समस्तीपुर और बक्सर। तो बिहार सरकार ने इसके लिए जो वहाँ तेल भंडार है उसकी खोज की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, मतलब पहले से पता है कि इन दोनों ज़िलों के जो गंगा के किनारे तेल के भंडार हैं, लेकिन वो कितनी गहराई पर है और कितना है और उसमें लागत कितनी आएगी, तो तमाम तरह का सर्वे है एक तरह का, तो वो यहाँ पर होने वाला है। और मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार में देश का सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व मिला, तो उसके भी विस्तृत सर्वे की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। और अब पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी PEL देने की प्रक्रिया शुरू की है। पेट्रोलियम के जो एक्सप्लोरेशन है, उसकी विस्तृत खोज है, उसके लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है किन तेल कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। तो ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने आवेदन किया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिहार की बात हो रही है। राजधानी क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान हैं। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। डेली सुबह 7 बजे वीडियो आता है। आज थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कल से कोशिश ये होगी कि मॉर्निंग को 7 बजे आपको डेली वीडियो मिल सके। ओके, और दोस्तों आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़, वहाँ पर सर्च करें और ये लोगो दिखाई देगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर पाएंगे इसके थ्रू। ओके, मेंबरशिप लेके। तो अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।